આપણે ધ્યાનપૂર્વક આનંદ લઈએ તે માટે આપણે ચાલુ સત્રમાં ફોટોગ્રાફી નહીં કરીએ. આપણે ચાલુ સત્રમાં સેશન ઉપર ધ્યાન આપીએ. બધાને નિવેદન છે કે કોઈ પણ ફોટોગ્રાફી અથવા વિડીયોગ્રાફી ન કરે. ફોટોગ્રાફી ને વિડીયોગ્રાફી માટે આપણે સ્પેશિયલ પ્રોફેશનલ્સ બોલાયા છે, એટલે આપણે આપ ચિંતા ના કરતા, સારા ફોટા આવી જશે, ચિંતા ના કરતા એ વિષયમાં. સાથે આપણા માટે બહાર ફોટો બૂથ્સ પણ રાખેલા છે, તો ત્યાં પણ આપણે ફોટો પડાવી શકીએ. એટલે પ્રયત્ન કરીએ કે આ હોલ પરિસરમાં આપણે ફોટો ન પડાવીએ. સાથે જૈન ભોજનની પણ વ્યવસ્થા આજે આપણે કરેલી છે, એટલે જે લોકો જૈન ભોજન પ્રિફર કરતા હોય એ ત્યાં રેડ આઈ કાર્ડમાં આપણા વિચાર મંચના વોલેન્ટિયર્સ હશે, તેમને મળીને પૂછીને ક્યાં જૈન ભોજન છે તો એ આપને ગાइड करશે. कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं श्री हरेश भाई पटेल से निवेदन करता हूं कि पहले सत्र के वक्ता श्री प्रफुल्ल केतकर जी को मंच पर लेकर आए. भारतीय विचार मंच गुजरात युवा आयाम द्वारा यूथ अवेयरनेस फॉर ग्रेटर नेशनल अवेकनिंग एंड इंटरैक्टिव डिस्कोर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर यज्ञ कार्यशाला 2022 में आप सभी तेजस्वी युवाओं का हार्दिक स्वागत है. यज्ञ ये कार्यशाला का मुख्य हेतु ये है कि हम सभी आज जो इस परिसर में बैठे हैं, हम सभी इस विचार मंच के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं से, और इस वैचारिक क्षेत्र को हम अपने केंद्रों में वैचारिक जगत में भारत के स्व को जगाने का काम करने के लिए हम सभी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं. और इसी हेतु से हमने ये वर्कशॉप चयनित लोगों के लिए ही सिर्फ रखा हुआ था. गुजरात भर से कुल 150 चयनित युवाओं का हमने पसंदगी कर इस वर्कशॉप में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया. वर्कशॉप का विषय, वक्ता और माहौल देखने के बाद, युवाओं का उत्साह देखने के बाद हमें ये 150 की लिमिट पूरी कर हमने कुल 200 से ऊपर इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन किए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का रिक्वेस्ट मिल रही थी कि वो भारतीय विचार मंच के इस वैचारिक आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं. इसलिए ये वर्कशॉप का वो भी लाभ लेना चाहते हैं और अपने ही केंद्रों में कुछ ना कुछ रूप से वैचारिक काम चलता रहे, इसलिए वो जुड़े. ऐसे हेतु से ये वर्कशॉप आज हमने यहाँ रखा हुआ है. इस कार्यक्रम का मुख्य हेतु हमारा भारत का जो स्व है, हम हमारे भारत के स्व को जगाने के लिए आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं. भारत का स्व जगेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे पाएगा. इसी हेतु से इस 4 सत्रों के व्याख्यान में प्रथम सत्र श्री प्रफुल्ल केतकर जी का रहने वाला है, दूसरा सत्र श्री गुरु प्रकाश पासवान जी का रहने वाला है. दोनों ही सत्रों में क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं. तो इस विषय को लेकर हमारे जो भी क्वेश्चन हो, पहले 45 से 50 मिनट वक्ता का वक्तव्य रहेगा. उसके पश्चात हमारे कोई भी प्रश्न हो, हम अपने प्रश्न वक्ता से पूछ सकते हैं. दूसरे सत्र में भी गुरु प्रकाश जी का वक्तव्य रहेगा, उसके पश्चात प्रश्नोत्तरी रहेगी. तीसरा सत्र जो है डायलॉग विद श्री प्रफुल्ल केतकर, श्री गुरु प्रकाश पासवान, ये डायलॉग सत्र जो है वो भोजन के बाद का सत्र रहने वाला है. इस सत्र में एक बीच में एक और सूचना दे देता हूं, आप सभी से निवेदन है, एक भी अपना फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर कर लीजिए. सभी से निवेदन है कि अगर चेक किया हो तो पुनः एक बार चेक करके हमारा फोन साइलेंट या वाइब्रेट कर देंगे. धन्यवाद. तीसरा सत्र जो है डायलॉग विद श्री प्रफुल्ल केतकर एंड श्री गुरु प्रकाश पासवान, इसमें हमने एक ऐसा थीम रखा है कि भारत में कोई भी विषय को लेकर हमारा कोई भी प्रश्न हो, राष्ट्रीय विषय को लेकर, वर्तमान चैलेंजेस को लेकर, भविष्य के कुछ प्रश्न हो हमारे पास, या कोई भी हमारे मन में जिज्ञासा हो, तो उसके जिज्ञासा का समाधान श्री प्रफुल्ल केतकर और श्री गुरु प्रकाश पासवान जी हमसे करने वाले हैं. तो किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर पहले या दूसरे सत्र में क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए, अगर उनको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिल पाए, तो हम तीसरे सत्र में मुक्त चिंतन का सत्र है, हम सभी अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर इस वर्कशॉप को सार्थक बनाएं.
चौथा जो सत्र रहने वाला है वो रहेगा श्री दीपक शर्मा जी का। दीपक शर्मा जी हम सभी कार्यकर्ताओं को आगामी 3 वर्षों की योजना के बारे में अवगत करवाएंगे और साथ में एक मार्गदर्शक रूप वक्तव्य देने वाले हैं। कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए मैं प्रथम वक्ता श्री प्रफुल्ल केतकर जी का परिचय आप सबसे देता हूं। श्री प्रफुल्ल केतकर जी ऑर्गेनाइजर वीकली के संपादक के तौर पर 2013 से कार्यरत हैं। आपके पास अनुसंधान, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आप एडवाइजरी कमेटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के सदस्य भी हैं। चीन और लोकतंत्र, हिंदुत्व और भारत सभ्यता के विषय संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति से संबंधित मुद्दों पर आप लिखते रहते हैं। 15 खंडों में पंडित दीनदयाल जी की हाल ही में प्रकाशित कंप्लीट वर्क्स की संपादकीय टीम में भी आप सदस्य रहे हैं। 2 पुस्तकें, 29 अकादमिक लेख, भारत के विश्वकोश में 2 प्रतिष्ठित और कई लेख आपके नाम हैं। आदरणीय प्रफुल्ल जी जिस विख्यात साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं उसके बारे में भी कुछ आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। भारत की राजधानी से सबसे पुराने और सबसे व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले साप्ताहिकों में से एक ऑर्गेनाइजर विभाजन से कुछ सप्ताह पहले 1947 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। AR नायर, KR मलकानी, LK अडवाणी, VP भाटिया, शेषाद्री चारी, R बालाशंकर और वर्तमान में श्री प्रफुल्ल केतकर जी जैसे प्रतिभावान लोग ऑर्गेनाइजर वीकली के संपादक रह चुके हैं और प्रफुल्ल जी इसमें करंटली और संपादक हैं। ऑर्गेनाइजर की रीडरशिप काफी तेजी से बढ़ रही है, पूरे भारत में फैली है। 5 लाख से अधिक पाठक इस ऑर्गेनाइजर वीकली के हैं। मैं श्री प्रफुल्ल केतकर जी का भारतीय विचार मंच युवा आयाम गुजरात की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक दूसरा परिचय भी आप सभी से कराऊंगा। श्री हरीश भाई पटेल भरूच में नर्मदा कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के एसोसिएट प्रोफेसर है तथा फिजिक्स के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। 30 वर्षों से वो इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और युवाओं के साथ वो कई वर्षों से विमर्श कर रहे हैं। युवाओं के बीच उनका रहना होता है, इसलिए युवाओं के साथ भी उनका काफी अच्छा तालमेल है और हमको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। साथ ही वो भारतीय विचार मंच युवा आयाम गुजरात के प्रांत के संयोजक का भी दायित्व वहन कर रहे हैं। मैं श्री हरीश भाई पटेल से निवेदन करता हूं कि श्री प्रफुल्ल केतकर जी का मोमेंटो देकर अभिवादन करें। इस मोमेंटो के बारे में भी एक विशेषता आप सभी से साझा करूंगा। यह मोमेंटो कच्छी भरत काम का एक कला का एक स्वरूप है। वोकल फॉर लोकल हम सभी आज हुए हैं, तो बस भारत के जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं उनको भी एक हमारा ये समर्थन है और हम सभी वोकल फॉर लोकल हो ये प्रतिबिंब हम सभी को दर्शा रहे हैं। साथ ही ये कच्छी भरत काम का जो कार्य है इसको घर में हम लगा भी सकते हैं। एक कपड़ा का प्रकार का है ये कच्छी भरत काम है और इसका फोटो भी हम आपसे अगले सेशन में शेयर करेंगे सभी के साथ। कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए और समय ज्यादा न लेते हुए मैं श्री प्रफुल्ल केतकर जी से निवेदन करता हूं कि प्रथम सत्र का वो हम सभी के साथ संचालन करें और हम सभी को मार्गदर्शन दें। इस कार्यक्रम के इस सत्र के अध्यक्ष पटेल, प्रकाश जी, दीपक जी, विचार मंच से जुड़े हुए अन्य अधिकारी और कार्यकर्ता और युवा मित्र, रिविजिटिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक पुनरावलोकन आज के संदर्भ में, ऐसा विषय आपके सामने रखने के लिए मुझे कहा गया। हम सबको पता है हम इस वर्ष को भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष के रूप में मना रहे। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव इस रूप में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है।
युवा होने के नाते प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, और क्योंकि इसको यज्ञ कहा गया है और वर्कशॉप कहा गया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि कहीं भी आपको लगता है, मैं प्रयास करूंगा जितना मैं इसको कन्वर्सेशनल रख पाऊं, व्याख्यान देने के बजाय कुछ प्रश्न उपस्थित कर पाऊं, आपको चर्चा में लेकर आ सकूं, और उसमें थोड़ा सा समय कम पड़ जाता है तो भोजन के पास, जो भोजन के बाद अपने पास एक और सत्र है, उसमें आप और एक कुछ प्रश्न पूछ सकते हो। अभी थोड़े प्रश्न मैं पूछूंगा। एक तरफ तो हम मानते हैं कि भारत की सभ्यता बड़ी पुरानी है, 5000 वर्ष तो बोलते हैं हम, लेकिन अभी राखी गढ़ी के यदि कार्बन डेटिंग का उदाहरण ले तो 8500 तक तो पहुंच चुके हैं। तो इतनी प्राचीन सभ्यता है, इतना लंबा कालखंड है, तो मुझे आप में से कोई ये बताइए कि फिर 75 वर्ष का इतना उत्सव क्यों मना? ऐसी क्या बात है? 8500 वर्षों में से 75 साल की तो बात है, तो उसमें उसका उत्सव क्या मनाना है? क्या ऐसा हो गया था कि भाई शासक ही तो बदले थे, अंग्रेज जाकर अपने शासक आ गए, हम तो पुराने हैं। सरकार के जब पहले लेटर हेड छपे थे उसमें छपा हुआ था इंडिया एट 75, वापस करवाया मैंने सारे, उस कमेटी में चर्चा चली, बड़ी चली, मैं भी उसमें से एक समिति में हूं, विवाद हुआ, बहुत सारे बाबुओं के साथ विवाद हुआ। मैंने इसी पर ऑब्जेक्शन दिया कि भारत 75 कैसे हो गया? भारत की स्वतंत्रता 75 वर्ष की हो गई, भारत कहां से 75 हो गया? ये दोनों की सोच में बड़ा अंतर है। भारत का 75 होना और भारत की स्वतंत्रता का 75 होना, स्वाधीनता का, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। और इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं कि इस 75 वर्ष का उत्सव क्यों मना? कोई भी आप में से बोल सकता है। जी, आप बोलेंगे क्यों मनाना स्वाधीनता के 75 वर्ष का उत्सव? जी, इसलिए बनाना कि जो अपन को स्वतंत्रता मिली थी, उन्होंने कई सारे श्वास भी अपने गए थे, यानी कि जिन्होंने जो वो स्वतंत्रता में भाग लिया था, और उनको याद करके हम आज स्वतंत्रता का जो आज़ादी महोत्सव है वो मनाए, उनको याद कर ले एक बार, क्योंकि उसके बाद 3 पीढ़ी चली गई, तो इसीलिए याद कर ले, ऐसा मेरे मन में। और कोई उत्तर है? जी, हजारों वर्षों की दास्ता का एक अंत आया, जो मुगलों के काल से चली आ रही थी। 800-1000 वर्ष की जो दास्ता थी, उसके बाद का जो हम बोलते हैं कालखंड है, उसमें हमने धीरे धीरे स्व जो बोलते हैं कि खुद की, भारत की खुद की आत्मा को जगाने का अभी समय आ रहा है, जिसको दबाया जा रहा था 1800 वर्षों से, तो उसको अभी हमें प्रज्वलन देना है। जैसे यज्ञ में घी का काम होता है, वैसे ही अभी हमारा अमृत महोत्सव का वो काम करेगा। गुड। 2 शब्दों का मैं प्रयोग मैंने जानबूझकर किया। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वाधीनता मिली, हम दूसरों की अधीनता से मुक्त हुए। अंग्रेज जाकर भारतीयों का स्वशासन
स्वतंत्र हमारा हुआ है कि नहीं, अभी इस पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, क्योंकि तंत्र तो बहुत सारा अभी भी ब्रिटिशों का बचा हुआ है, लेकिन अधीनता से तो मुक्ति हुई। वो एक लैंडमार्क मूवमेंट, वो लैंडमार्क मूवमेंट क्यों था ये आप समझ लीजिए। अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका तक और इधर अफ्रीका से लेकर नीचे पूरा चले जाइए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक, कोई इस विश्व के पटल पर मुझे एक देश बताइए जहां पर टर्की, मंगोल, अरब, इन सबका लगातार 700 से 800 वर्ष आक्रमण हुआ। मैं जानबूझकर उसको केवल इस्लामिक आक्रमण नहीं कह रहा हूं, हम बहुत बार इस्लामिक कहकर उसको अलग टर्मिनोलॉजी में बांध देते। वो आक्रमण क्या क्या था वो समझिए, वो टर्किश था, वो अरब था, वो मंगोल, कुछ अफगान भी हुआ बाद में, क्योंकि तब तक अफगान का इस्लामाइजेशन हो चुका था। और उसके लगभग 350 से 400 वर्ष यूरोपियन कॉलोनाइजेशन रहा। इतना लंबा समय किसी भी देश पर या किसी भी समाज पर रहा हो और वो समाज फिर से इतने लंबे संघर्ष के बाद अपने मूल अस्तित्व के साथ, मैं शब्दों का प्रयोग देखिए, मूल अस्तित्व के साथ स्वाधीन हुआ हो, ऐसा एक देश दिखा। हम कभी इस लाइन पर सोचते नहीं है, लेकिन मुश्किल से 1410 में कोलंबस पहुंचा था। 1670 आते आते वहां की सारी जो सभ्यता थी, इंडिजिनस सिविलाइजेशन थी अमेरिका की, रेड इंडियंस की, वो पूरी तरह से लगभग नष्ट हो गई थी। और आज तो म्यूजियम में दिखाना पड़ता है कि अमेरिका में ये भी लोग थे। वही स्थिति लैटिन अमेरिका की, वही स्थिति अफ्रीका की है, वही स्थिति ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की है, वही स्थिति साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज की है। भारत अकेला ऐसा देश है जो 1000 वर्ष के संघर्ष के बाद स्वाधीन हुआ और अपने मूल के साथ फिर से खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। ओनली एक्सेप्शन। लेकिन ये जब संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष के कुछ परिणाम भी अपने समाज पर, अपने मन पर, अपने वैचारिक जगत पर, मन मस्तिष्क पर हुए। और उन परिणामों को आज के संदर्भ में समझना है। हमको बहुत बार समझ में नहीं आता यार, भारत में टुकड़े करने की भाषा करने के बाद भी इंटेलेक्चुअल फील्ड से मेरे परिचय में उन्होंने एक चीज नहीं बताई, मैं जानबूझकर याद दिलाता हूं। मैं जेएनयू का छात्र हूं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि टुकड़े करने की भारत की भाषा करके उसका इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन देने वाले भी लोग इस देश पे हैं और उनको एज एन इंटेलेक्चुअल स्वीकृत किया जाता है। ये किस तरह की मानसिकता है? मैं बहुत बार एक प्रश्न करता हूं, आप भी इस लाइन पर कभी सोचिए, और कोई भी मुझे उत्तर मिलता है इसका तो कभी भी मुझसे संपर्क कीजिए। 1955 में भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना हुई। 1925-26 से इसकी अनौपचारिक शुरुआत हुई। ब्रिटिशों ने यह पॉलिसी लाई, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। 1940 आते आते
लगभग भारत के सभी प्रांतों में भाषा के आधार पर कांग्रेस की इकाइयां बन गई। 1955 आते आते भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना हुई। उससे पहले भारत में क्या ये भाषाएं नहीं थी? थी, शायद इससे ज्यादा थी, उसमें से कुछ विलुप्त भी हो गई। गुजरात में भी आप जाएंगे तो राजस्थान बॉर्डर से जो गुजराती शुरू होती है और महाराष्ट्र बॉर्डर तक जो गुजराती बोली जाती है, उसमें भी आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में जो बोली जाती है उसमें भी बहुत बड़ा वेरिएशन मिलेगा। तो ये भाषाई विविधता तो पहले से थी। ऐसा क्या था कि 1940 से पहले या 1950 से पहले भारत के इतने हजार वर्ष के इतिहास में भाषा के आधार पर कभी भी संघर्ष नहीं हुआ? एक संघर्ष मुझे बता दीजिए कि भारत के दो समुदाय राजा लड़े, वो गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़े होंगे। ये मेरी भूमि है, ये तेरी भूमि है, यहां तक मेरा शासन है, यहां का टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा, इसके लिए लड़े होंगे। भाषा के आधार पर दो राजा या दो समुदाय लड़े हैं भारत के इतिहास में स्वतंत्रता से पहले। इसका मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। क्या ऐसा था कि इतनी भाषिक विविधता होने के बाद भी भारत का कोई व्यक्ति भाषा के आधार पर एक दूसरे से लड़ा नहीं था? स्वतंत्र हो गए और सबसे पहला संघर्ष जो हुआ एक पार्टीशन का हुआ था, जो उपासना पद्धति के आधार पर हुआ था, और दूसरा संघर्ष जो हुआ वो भाषाई आइडेंटिटी के आधार पर हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र का तो 1961 तक चला, और अभी तो जो चल रहा है उसमें वो भी कुछ है। शासन गुजरातियों का हो या मराठियों का। शिवाजी महाराज का शासन था पुणे की बॉर्डर से लेकर तंजावुर तक। उनके पीक में जो शासन था वो इतना ही था। महाराष्ट्र के 4-5 जिले, कर्नाटक के 2-3 जिले, आंध्र के 1-2 जिला, आज के तमिलनाडु के 2 जिले, इतना ही शासन था। इसमें मराठी बोली जाती थी, कन्नड़ बोली जाती थी, तुलु बोली जाती थी, तेलुगु बोली जाती थी, तमिल बोली जाती थी। उनकी कामकाज की जो भाषा थी वो प्राकृतनिष्ठ मराठी थी। जो कामकाज की लिपि थी वो मोड़ी थी। इनमें से कोई नहीं थी। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप मोड़ी में क्यों कर रहे हो, आप प्राकृत में क्यों कर रहे हो। उन्होंने जहां जहां पे जो भाषा बोली जाती है उसका ट्रांसलेटर रखा था। राजा के जितने भी ऑर्डर्स निकलते थे वो उस भाषा में समाज को सुना के बताता था। न्याय प्रक्रिया स्थानिक भाषा में होती थी, उसके आधार पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। स्वतंत्रता मिलते मिलते ऐसे हमारे दिमाग में क्या घुस गया कि हम भाषा के आधार पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। आज के ये जो कंटेम्पररी चैलेंजेस है उसके रूट्स जो है ये पिछले 350-400 वर्ष के संघर्ष के। 75 वर्ष का उत्सव मनाना या उसको रिविजिट करना, मतलब उस 350-400 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, किसके लिए वो सारा संघर्ष था, और उस संघर्ष के बाद सही में हम पहुंचे तो कहां तक पहुंचे, इसको समझने का ये उत्सव है। इससे बड़ा वैचारिक उत्सव कोई नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल। समाज तो इसका अलग अलग तरीके से मनाएगा। वो स्थानिक जो अनसंग हीरोज हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगा, कोई स्थान होंगे उनको ढूंढेगा, क्रांतिकारी के अलग अलग जो कार्य हुए हैं उनके बारे में कहानियां निकालेगा। ये तो सामान्य समाज के लिए यही भाषा समझ में आती है और वो आवश्यक भी है। लेकिन सही में जो संघर्ष है, जो वैचारिक जगत का संघर्ष है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो अन इंडियन फोर्सेस का इंडियन थिंकिंग को चैलेंज करने की प्रोसेस है, उसमें यदि हमको
भारतीय दृष्टि से इस वैचारिक संघर्ष में उतरना है तो हमको 1498 से लेकर 1947 तक जो हुआ उसको ठीक से समझना चाहिए। 14 से 98 क्यों कह रहा हूं मैं? 1498 क्यों कह रहा हूं? वास्को द गामा है। वेरी गुड। कौन है? वास्को द गामा आए। कहां पे आए थे वास्को द गामा? कैलिकट। किसके दरबार में आए थे? ज़ैमुरिन शायद। ज़ैमुरिन। यहां तक तो हमने एनसीईआरटी के पुस्तकों में सुना है। वास्को द गामा की अपनी खुद की एक डायरी है, फर्स्ट वॉयेज नाम से वो प्रसिद्ध है। पोर्तुगीज में है मूलतः, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। IGNCA में सॉफ्ट कॉपी उसकी अवेलेबल है, अभी शायद वो ऑनलाइन भी अपलोड हो चुकी है। किसके आया था वास्को द गामा? ईशान, मैंने मुझे वर्कशॉप का है, इसलिए मैं वर्कशॉप फॉर्म में रखूंगा, तो आप सोइए मत। किसने आया था वास्को द गामा? काली मिर्च का व्यापार करने, है ना? और कहां से आया था? पोर्तुगाल से। पोर्तुगाल से पोर्ट ऑफ स्पेन होते हुए उसने यूरोपियंस के लिए भारत की खोज की। मैं एनसीईआरटी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। वास्को द गामा अपने बारे में क्या लिखता है? 1494 में 1494 में थेसादलस की एक ट्रीटी हुई थी पोर्चुगीज और स्पेनिश किंगडम्स में, जिसको वेटिकन सिटी से पोप ने मेडिएट किया था। और उस समय पोप ने पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांटा। उसमें से जो पश्चिम का हिस्सा है वो गया स्पेन को, जो पूरब का हिस्सा है वो आया पोर्तुगाल। जब वास्को द गामा निकला तब वो हथियार लेकर, मिशनरीज को लेकर एक राजा की खोज में निकला था, जिसका नाम उसको जो पता था, उसने नाम लिखा है अपनी डायरी में, किंग प्रेस्टर जॉन। उस राजा को खोजने के लिए वो भारत आया था। मैं नहीं कह रहा हूं वास्को द गामा है। किंग प्रेस्टर जॉन ये एक क्रिश्चियन, जीसस को मानने वाला राजा है। उसको यदि ढूंढ लेते हैं और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो पोप का संदेश जो मैं लेकर आया हूं उसके आधार पर भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रसार करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं क्रिश्चियन किंग को ढूंढने के लिए आया हूं, ऐसे वास्को द गामा लिखता है। अब इन्होंने क्या नाम बताया उस राजा का? ज़ामोरिन। किसने ज़ामोरिन कहा उसको? अब ज़ामोरिन नाम सुनने से हमको भी लगता है हो सकता है वो क्रिश्चियन हो। उसको वास्को द गामा ने ज़ामोरिन कहा। उसका ओरिजिनल नाम था माणिक वर्मन। वो डायनेस्टी कही जाती थी माणिक वर्मन। और उस माणिक वर्मन डायनेस्टी को एक चीनी और अरब व्यापारियों ने एक पदवी दी हुई थी, एक सम्मान दिया हुआ था। उस सम्मान का नाम था सामुद्री। समुद्र की रक्षा करने वाला, समुद्र में चलने वाले व्यापार का नियमन करने वाला, वहां के कानून और उसके आधार पर टैक्स कलेक्ट करने वाला राजा
उसको पदवी दी गई सामुद्री। वो पोर्चुगीज थे, उनको बोलने नहीं आता था सामुद्री, तो उन्होंने उसका कर दिया जामोरिन। और हम पिछले 75 वर्ष से वास्को द गामा भारत में व्यापार के लिए आया, उसने भारत की खोज की और जामोरिन के दरबार में कालीकत में पहुंचा। यही सुन रहे हैं। ना हमने माणिक वर्मन सुना, ना हमने सामुद्री सुना, क्योंकि माणिक वर्मन सुनते हैं और वो भगवती का भक्त था, देवी की पूजा करता था। उस देवी का मंदिर देखकर वास्को द गामा भी मरियम के मंदिर समझकर पहुंच गया था। ये सारा समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर रोमिला थापर की हिस्ट्री को हम क्वेश्चन करने लगेंगे। माणिक वर्मन डायनेस्टी के समुद्र के कानून ऐसे थे कि 3 महीने में टैक्स चुराकर माणिक वर्मन के बेटे से हार कर वास्को द गामा को, जो 10 मई को यहां पे पहुंचा था, 27 सितंबर की रात को बारिश जब वर्षा हो रही थी, उसका आधार लेकर माणिक वर्मन 2 से हार कर भाग जाना पड़ा था। आप में से कितने लोगों को पता है? टैक्स चुराकर भागा हुआ 4 सैक्स जो होते हैं वो भर के काली मिर्च लेकर चुराकर भागा हुआ एक भगोड़ा नाम था वास्को द गामा। वहां से लेकर 1947 तक जो संघर्ष हुआ, उसके पीछे की प्रेरणा क्या थी? उससे पहले भी हुआ और उसके बाद में भी हुआ, लेकिन प्रेरणा के स्रोत समान थे। क्या ऐसा कारण था कि गुजरात से नरसिंह मेहता, असम से शंकर देव, सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, गुरु नानक देव पंजाब से, चारों अलग अलग समय लिखते हैं और चारों ये कहते हैं कि राम नाम का नाम लेना है, लेकिन वो भारत को जगाने के लिए लेना है। क्या क्या कारण था? भगवान कृष्ण का नाम लेना है, भक्ति का मार्ग है, लेकिन भारत को जगाने के लिए क्या कारण था? चारों तो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग प्रदेशों से आ रहे थे, कोई किसी को मिला भी नहीं होगा। संत नामदेव तो कम से कम मिले थे, पंजाब में जाकर आए थे, लेकिन इन भक्ति संप्रदाय में से बहुत सारे संत एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। वो भाषा एक जैसी क्यों करते हैं? आप 1498 से लेकर यदि लगभग आप संघर्ष का स्वरूप देखेंगे, 1802, 1803, 1804 तक का, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि इस फेज का जो पहला संघर्ष है वो पूरा का पूरा स्वधर्म का संघर्ष। पोर्चुगीज आए, उसके बाद डच आए। डच उस समय सबसे इंपॉर्टेंट नेवल पावर थी। उसके संदर्भ में हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सबसे ब्रूटल और सबसे पावरफुल नेवी यदि किसी की मानी जाती थी, वो डच मानी जाती थी। और उस डच नेवी को एक साथ नेवल और कैवलरी, जमीन पर भी पानी में भी, एक साथ हराने का काम एक राजा ने किया था। उसका नाम कभी सुना है क्या? नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। 1841 में एक लड़ाई हुई थी, कोलाचल की लड़ाई कहते हैं उसको। मार्तंड वर्मा नाम का राजा था। मार्तंड वर्मन ने इतना डिसाइसिव ब्लो दिया था, नहीं तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। भारत का दक्षिण हिस्सा ये डचों के हाथ में होता और पश्चिम से लेकर पूरब तक का हिस्सा ब्रिटिशों के हाथों में होता, और दक्षिण का हिस्सा होता, मतलब पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ये डच होता। इतनी तैयारी उनकी माणिक वर्मन ने हराया था। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डचों के ये कहते हैं कि इट वाज
a massive blow on the Dutch might that they were done to dust. उनके शब्द कह रहा हूं कि हमको मिट्टी में मिलाने का काम भारत में आकर हुआ है। अंतर यह था कि पोर्चुगीज पावर, डच पावर, इवन कुछ हद तक डेनिश भी आए थे, ये सारा कैथोलिक था और इसलिए ओपनली ब्लेटेंटली क्रिश्चियन भी था, ब्रूटल भी था। मंदिर तोड़ना, कन्वर्जन करना, कभी गोवन इंक्विजिशन नाम से रिकॉर्ड्स हैं। भारत में सबसे लंबा समय यूरोपियन कॉलोनाइजेशन यदि कहीं पे हुआ तो वो 451 वर्ष हुआ, वो गोवा में हुआ। इतना लंबा समय यूरोपियन किसी सत्ता के अधीन रहने के बाद भी गोवा गोवा बना रहा, अपने कुछ मंदिरों को बचा के रखा। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि दुनिया में जहां पे भी स्पेनिश और पोर्चुगीज गए वहां पे कोई भी स्थानिक संस्कृति की निशानियां नहीं बची। वहां के रिकॉर्ड्स, खास करके मैं महिलाओं को, जो बहनें हैं उनको कहना चाहता हूं, कभी निकाल कर आप पढ़ेंगी तो गोवा की महिलाओं का अपने धर्म के लिए संघर्ष और जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए आप शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे। जिंदा विवस्त्र करके जिंदा जलाने की घटना है पोर्तुगीज रेजिम में। शरीर को बीच में से काटने की घटनाएं हम इस्लामिक इसके सुनते हैं, कश्मीर फाइल्स में देखते हैं, यह पोर्तुगीजों की घटना है। इतना ब्रूटल फोर्स था। उस ब्रूटल फोर्स को जो कालीकट में आया था, फिर कोचीन में गया, फिर विजयनगर तक पहुंचा, फिर उल्लाल तक पहुंचा, बेंगलोर तक आया, उस फोर्स को भारत ने अगले 200 वर्षों में गोवा तक सीमित कर दिया। इसका इतिहास हम जब तक नहीं समझते तब तक हमको लड़ाई किस चीज की थी ये समझ में नहीं आएगा। दुर्भाग्य की बात है, हमने 1857 से 1947 की लड़ाई को ही स्वतंत्रता संग्राम मान लिया और उसमें से भी 1909 से लेकर 1947 तक जो स्वराज की लड़ाई हुई उसी को हमने स्वतंत्रता का संग्राम मान लिया। सही संग्राम का जो स्व का मूल था वो तो 1498 में शुरू हो गया था और 1801 तक आप देखेंगे हर संग्राम में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, उसका मूल जो था वो स्वधर्म था। एक रानी होकर गई, महिलाओं के बारे में भी आपने ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बहुत सारे सुने होंगे और आज भी इतिहास में पढ़ते होंगे। मैं तो जहां जाता हूं, जिस प्रदेश में जाता हूं, वहां पे हर जगह के पूछ लेता हूं, भाई आपके गांव, कोई आसपास ऐसा गांव पता हो, कोई ऐसा स्थान पता हो। 200-400 वर्षों में गांव में कहीं ना कहीं तो ओरली ये पता होता है, ओरल ट्रेडिशन में, कि आपके गांव की कोई महिला सती गई हो। मुझे राजस्थान और बंगाल के सिवा और कहीं पे उदाहरण नहीं मिला। तो जहां पे इस्लाम का आक्रमण हुआ था वहीं पे सती प्रथा थी। वो प्रथा नहीं थी, वो एक सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म अनफॉर्चुनेटली बाद में कुछ जातियों में प्रथा के रूप में विकसित हुआ था। वो मेनली राजपूत और ब्राह्मण अपर कास्ट में। और वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में हुआ था क्योंकि इस्लाम में
सामने वाली शक्ति को हराने के बाद उन महिलाओं को हराम में रखना, गुलाम बनाना, ये एस्टेब्लिश ट्रेडिशन थी अरबस्तान में। आज भी आप देखेंगे इस्लामिक स्टेट यजीदियों के साथ क्या करता है तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यदि ये बताऊं कि शिवगंगा नाम का एक छोटा सा राज्य था, विजयनगर का सब्सिडियरी स्टेट। मैं महिलाओं के बारे में, क्योंकि ये एस्टेब्लिश नैरेटिव है आज के संदर्भ में उनको, तो सबसे पहले तो ये था कि हमारा इतिहास तो हारा हुआ है, हम तो गुलाम बनते रहे। नहीं, हमने लगातार संघर्ष किया। जब ब्रिटिश भारत में आए तो जो कहते हैं 600 की, हमने 600 साल राज किया, हमने 850 किया, 950 किया। गुजरात का परसों एक मौलाना कह रहा था 950 वर्ष तक हमने राज किया है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जब ब्रिटिश भारत में आए और ब्रिटिशों ने ऑफिशियली, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश क्वीन ने भारत की सत्ता 1858 में अपने हाथ में ली, 1820 से लेकर 1858 तक, 1820 में मराठों का वर्चस्व था, 1820 तक ब्रिटिशों ने जो अंतिम ट्रीटी की है वो मराठा साम्राज्य के साथ की। वहां से लेकर 1858 तक मुगलों का राज दिल्ली से शुरू होता था, आगरा तक समाप्त होता था। 1858 में प्रत्यक्ष रूप से, 1857 में जब 56 के बाद जब बहादुर शाह जफर को फिर से सत्ता पर मराठों ने बिठाया एक सिंबल के रूप में, एक राजा के रूप में, तो वास्तविक रूप में बहादुर शाह जफर की सत्ता लाल किले से शुरू होती थी और दिल्ली के चांदनी चौक में खत्म हो जाती। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ये कोई भी संघ के लिटरेचर में से नहीं बता रहा हूं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेस्टर्न है। तो दूसरा ये था कि आप तो पहले से विभाजित थे, आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, आप भाषा के आधार पर विभाजित थे। भाषा के आधार पर तो आप विभाजित थे, आप इंग्लिश बोलते हो इसलिए ब्रिटिश हो, फ्रेंच बोलते हो इसलिए फ्रांस हो, जर्मन बोलते हो इसलिए जर्मनी हो। ये तो आपकी मानसिकता थी, वो आपने हम पर थोपी और इसलिए हम ऐसे देखने लगे एक दूसरे को। क्या उस समय महाराष्ट्र से गुजरात में लोग नहीं आते थे क्या? क्या गुजराती व्यापार के लिए बाहर नहीं जाते थे क्या? वास्को द गामा अपने फर्स्ट वॉयेज में लिखता है कि जब केप ऑफ गुड होप से मैं निकला तो रास्ता भूल गया, आंधी में फंस गया। ऐसे में एक मुझे मेरे जहाज से 3 गुना बड़ा जहाज दिखा, उसका जो चलाने वाला था कैप्टन, वो गुजराती एक व्यापारी था, कांजी मलन उसका नाम था। वास्को द गामा अपनी डायरी में लिख रहा है। और मैं जब भटक गया था तो उसने भारत की तरफ जाने का रास्ता दिखने में मुझे, आज मैं कहूंगा तो कहेंगे देखिए उस समय से गुजराती दूसरों को लेकर आ समझ के क्या। लेकिन ये वास्तविकता वास्को द गामा ने अपनी डायरी में लिखा हुआ। इसकी एक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस यहां पे हुई थी 2016 में, और उस समय उन जिन पोर्ट्स के साथ हमारा व्यापार हुआ था उन सबको बुलाया गया था। पटन में हुई थी शायद, क्योंकि वो वहां का था कांजीवरम। तो हम व्यापार नहीं जानते थे, समुद्र बंदी थी, व्यापार के लिए बाहर जाते नहीं थे। ये भी मिथ बस्ट हो जाएगा। तीसरा चौथा महिलाओं के संदर्भ में मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, वो आया संदर्भ इसलिए कि शिवगंगा की रानी थी, उसका नाम था वेलु नचिया। वेलु नचिया आज की भाषा में कहूं तो 2 जिलों की शिवगंगा
आज का जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वो और कोयम्बटूर, ऐसे 2 जिलों की रानी, विजयनगर का सब्सिडियरी स्टेट। मरुदु करके 2 भाई थे, वो दोनों उसके ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट्स थे। मैं आज के संदर्भ में कह रहा हूं, उसने नहीं लिखा है। वेलु नचियार विधवा थी, आज के संदर्भ में ओबीसी थी, महिला थी। विजयनगर के 65 क्षत्रिय राजाओं को, अन्य जातियों के थे लेकिन प्रमुखता से क्षत्रिय थे, ऐसे राजाओं को वो अपने सभा में आमंत्रित करती है और एक डिक्लेरेशन पारित कराती है। उस डिक्लेरेशन को वो शिवगंगा डिक्लेरेशन नहीं कहती, विजयनगर डिक्लेरेशन नहीं कहती, द्रविडियन डिक्लेरेशन भी नहीं कहती। उस डिक्लेरेशन का नाम देती है जम्बू द्वीप डिक्लेरेशन। 65 राजा उसका अनुमोदन करते हैं और उसमें लिखती है कि हमारे आपस के मतभेद हो सकते हैं, विजयनगर जैसा राजा अभी हमको सबको छत्र देने वाला नहीं है, ऐसे में हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर और हमारे धर्म को बचाना है तो हमको सबको इकट्ठा आकर इस विदेशी आक्रमण के विरोध में लड़ना होगा और हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक इस जम्बू द्वीप की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये तमिल में अभी भी शिवगंगा में मंदिर में इंस्क्रिप्ट है। मैं मन से नहीं कह रहा हूं, तमिल में अभी भी ये इंस्क्राइब्ड है और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में। मैं फंडामेंटल क्वेश्चन 2 उठा रहा हूं। क्या कारण था कि 1801 में एक रिजोल्यूशन 1494 से लेकर लगभग 1794 से लेकर लगभग 1810 तक वेलु नाचियार और मरुदु ब्रदर्स का सारा संघर्ष है और बहुत बड़ी नेवल पावर खड़ी करके उन्होंने यह संघर्ष किया, पोर्तुगीजों के विरोध में किया। पोर्तुगीजों को कोस्टल एरिया में धीरे धीरे गोवा की तरफ ढकेलने में इस संघर्ष की बड़ी 2 रानियों की बड़ी भूमिका थी। एक रानी अबक्का थी उल्लाल, उसने और उसकी बेटी ने लगभग 1755 से लेकर 1820 तक का संघर्ष है। उसमें भी मजेदार बात है, उल्लाल की रानी अबक्का जो है वो मैंगलोर की बहू है, मैंगलोर के राजा से, राजपुत्र से उसका विवाह हुआ है। ये खुद उल्लाल की है। दोनों सब्सिडियरी स्टेट है विजयनगर के, दोनों कर्नाटक कोस्ट पे है। उल्लाल केरल की तरफ है, मैंगलोर उससे थोड़ा सा ऊपर है। सॉरी, उल्लाल ऊपर महाराष्ट्र की तरफ है, गोवा की तरफ है, और मैंगलोर जो है वो नीचे केरल की तरफ। मैंगलोर के राजा से विवाह होने के बाद, उन दोनों की एक बेटी होने के बाद, उल्लाल की रानी अबक्का, आज की भाषा में फिर से कहूं तो वैसे तथाकथित पिछड़े जाति की अपना पति पोर्तुगीजों का साथ दे रहा है, इस कारण से उसको छोड़कर अपनी बेटी को लेकर मां के पास चली जाती है और कहती है ये मातृभूमि की रक्षा का विषय है, उसके लिए विवाह को तोड़ना पड़े तो भी मंजूर है। फेमिनिज्म सिखाते हैं हमको। इससे बड़ा फेमिनिज्म क्या हो सकता है? परसों एक अमेरिकन चैनल का डिबेट चल रहा था, मुझे बुलाया था। ये सारा रो वर्सेस वेड का डिबेट चल रहा और एबॉर्शन राइट होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा कि आई थिंक स्वामी विवेकानंद had visited the US
एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर। उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा स्वामी विवेकानंद को वहां पे पूछा था और अमेरिकन पत्रकार ने पूछा कि विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके इसमें बहुत डिबेट चल रहा है, आप हिंदू धर्म के इतने ज्ञाता हो, आप बताओ आपका क्या मत है। और स्वामी विवेकानंद उत्तर देते हैं, व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी? मैं ना महिला हूं ना विधवा हूं। जो महिला है और विधवा है उसको पूछो और उसको तय करने दो, फिर से विवाह करना है या नहीं उसका चॉइस होना चाहिए। Who are you to ask me this question and why should I answer this question? मैंने कहा कि अबॉर्शन के बारे में this logic should not be applied। तो वो हैरान हो गया, अमेरिकन टीवी चैनल का एंकर थी। The question is entire discourse about gender, जिसको हम आज सारे वेस्टर्न प्रिज्म से देखते हैं। यह चौथा बड़ा प्रॉब्लम है जिसके संदर्भ में उस समय स्थिति क्या थी और हम आज कहां हैं, इसका एक विचार करने की जरूरत है। 1801 तक का यह संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर स्थान पर जो लड़ाई हुई है उसका मूल आधार स्वधर्म है। धीरे धीरे जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पहली बार इसको शब्दबद्ध करने का काम स्वतंत्रवीर सावरकर ने किया 1857 के स्वातंत्र्य समर को। उन्होंने भी बोलते बोलते एक जगह पे ये वो बोल गए कि पहला स्वातंत्र्य समर। आज भी बहुत बार ये कोट होता है, मैं उसको पहला नहीं मानता, क्योंकि 1498 से तो संघर्ष चल ही रहा था, उससे पहले इस्लामिक एग्रेशन के विरोध में भी चल रहा था, लेकिन सबसे सिस्टमैटिक रूप में सारी विदेशी ताकतों के विरोध में एक साथ 1804 से लेकर 1823-24 तक जो दक्षिण के सारे विजयनगर के सब्सिडियरी स्टेट्स है एक साथ संघर्ष कर रहे हैं, समन्वय के साथ कर रहे हैं। वेलु नाचियार के इस रिजोल्यूशन का उसमें बड़ा योगदान है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्टोरिकल डिस्कोर्स में उसका कोई स्थान, और वो केवल सत्याग्रह नहीं कर रहे। आश्चर्य की बात यह है, और अगेन इसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हुआ नहीं है, आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है कि जिसके पीछे कोई ना कोई मठ या मंदिर नहीं। मतलब विजयनगर का पूरा साम्राज्य खड़ा रहा तो उसके पीछे श्रृंगेरी मठ था, शिवाजी महाराज खड़े रहे तो उनके पीछे सज्जनगढ़ समर्थ रामदास स्वामी थे। आप कोई उदाहरण, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मिला मुझे ये सारे रिसर्च के काम में। 1856 में एक कुंभ का मेला हुआ था, सौभाग्य से हरिद्वार में ही हुआ था। इस साल जहां पे हुआ उसी जगह पे हुआ था, और उसमें 2 स्पेशल इनवाइटी बुलाए गए थे। उनमें से एक का नाम था तात्या टोपे और दूसरी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई। स्पेशल इनवाइटी थे कुंभ में, और सारे अखाड़े मिलकर ये तय करते हैं कौन सा राजा, कौन सा साधु, कौन सा मठ कौन से राजा से संपर्क करेगा और इस स्वतंत्रता आंदोलन को आकार देगा। इसके बारे में तैयारी करने की शुरुआत करते हैं वो कुंभ के मेले से। 30 मई का दिन तय होता है 1857 में। इस बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। 2 होते हैं, एक तो वेतन को लेकर होती है, ब्रिटिश सोल्जर और इंडियन सोल्जर इनमें जो डिस्क्रिपेंसी है ये बहुत बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ ये बात फैल जाती है कि
गाय का मांस और सुअर का मांस जो है वो कार्टेजिस को लगा है। इन सबका एक माहौल बनता है और फिर से मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं लेकिन हिस्टोरिकली करेक्ट है। ऐसे में भावनावेश होकर जो प्लान तय हुआ है उसको ब्रीच करते हुए एक व्यक्ति गोली चला देता है मंगल पांडे नाम से, और 30 मई का प्लान जो था वो 10 मई को ही एक्सपोज हो जाता है। वो गोली चलाना प्लान का हिस्सा नहीं था। उस चलाने की वजह से सडनली ये होता है कि जो 180 घुड़सवार है जो बहादुर शाह जफर को मानने वाले हैं वो सडनली मेरठ से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। बाकी जो सारा मराठा आर्मी है वो कैवलरी है वो पैदल जाती है और वो वहां पहुंचकर राजा को तलवार दिखाकर कहते कि अभी तुमको बैठना है, तुम्हारे अंदर ये सारी लड़ाई होगी। और वहां से 1857 का युद्ध शुरू होगा। लेकिन जो लार्जर प्लान था, मतलब महाराष्ट्र की सीमा तक तो पहुंच जाता है, सांगली कोल्हापुर तक के राजा तो सारे साथ में आ जाते हैं, उसके नीचे हैदराबाद में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो सारा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाता। उसका कारण मंगल पांडे 20 दिन पहले गोली चलाते। मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट बाहर ठीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि व्हाई डिड वी फेल इन 1857? प्लान कहां से था? कुंभ से था। यह समझना और भी जरूरी है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सारी लड़ाई हमने लड़ी उस स्व धर्म के लिए लड़ी। ब्रिटिशों ने इसको समझ लिया। ब्रिटिश वेयर स्मार्टर देन पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, डैनिश। उसका कारण क्या था? कारण क्या था? एक तो इनकी गलतियों से वो सीखे ही थे, लेकिन उसका और एक महत्वपूर्ण कारण है। एजुकेशन सिस्टम उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। गुरुकुल वो तो बाद में किया उन्होंने। महत्वपूर्ण कारण मैंने कहा ना कि हमारी दिक्कत कॉलोनाइजेशन के कारण ड्यूअल हुई। हम क्या थे ये तो भूल ही गए, इंटेलेक्चुअली भूल गए। प्रथाओं में है, जो कम लिखा पढ़ा वो जानता है, अनपढ़ है तो और अच्छी तरह से जानता है। मैं तो वही जानता हूं जेएनयू में पढ़ने के कारण कि जो ब्रिटिश और पोर्तुगीज लिख कर गए, वो तो संघ के कारण अपनी दृष्टि से उसको कैसे देखना इतना समझ में आ गया है। मैं तो अपनी तो सारी चीजें भूल चुका हूं। वो जितना पढ़ा लिखा है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन ब्रिटिश स्मार्ट थे, उसका और भी अलग कारण है। हम अपने आप को जैसे भूल गए हैं, वैसे हमारे साथ दूसरी और एक समस्या है। हम अपने शत्रु को भी वैसे ही समझते हैं और उसको भी नहीं जानते। ये सारे जो थे पहले जिन्होंने आक्रमण किया, उसमें से खास करके पोर्चुगीज, डच और स्पेनिश, ये मेनली सारे कैथोलिक्स थे। ब्रिटिश वेयर प्रोटेस्टेंट्स। हम इसका अंतर नहीं समझते, समझना पड़ेगा। मतलब उस पर मुझे अलग से एक लेक्चर देना पड़ेगा, इसलिए उसमें नहीं जाना। लेकिन ब्रिटिशों ने भारत में धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो उसका रिएक्शन आएगा, और इसलिए उन्होंने 3 नए इंस्ट्रूमेंट ढूंढे। एक एजुकेशन, दूसरा लॉ और तीसरा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। सिस्टमैटिकली 1798 से लेकर 1798 टू 1838, इन 40 वर्षों में सिस्टमैटिकली भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग किया गया, गैजेटियर्स बनाए गए। उन गैजेट्स के द्वारा कल्चरल मैपिंग, रिलीजियस मैपिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैपिंग, और उसके बेसिस पर उन्होंने भारत का एक बड़ा प्लान बनाया
वो प्लान बनाने वाला एक्चुअली मैकोले नहीं था, उसका नाम था चार्ल्स ट्रेवलियन। मैकोले का ब्रदर इन लॉ साला था, जो खुद पास्टर था। पास्टर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना था, फिर गवर्नर बना मैड्रास प्रोविंस का, फिर बंगाल प्रोविंस में गया। सबसे लंबा साल भारत में एडमिनिस्ट्रेटर रहने वालों में चार्ल्स ट्रेवलियन है। चार्ल्स ट्रेवलियन की एक पुस्तक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा से हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हुई है। मैं अंग्रेजी पत्रिका का संपादक हूं, फिर भी ये कह रहा हूं, इसको यदि समझना है तो चार्ल्स ट्रेवलियन की बुक इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया नाम से 1838 की पुस्तक है, जरूर हमको पढ़नी चाहिए। वो कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा, देखिए क्या क्या किया उसने, फंडामेंटली इसको समझिए। मैं कह रहा हूं सारे राजा थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि इन सबको जोड़ने वाली कोई ना कोई भाषा थी। भाषा को लेकर संघर्ष नहीं था। शंकराचार्य से लेकर सारे साधु संत एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जा रहे थे। काशी में सब जगह जाते थे, हरिद्वार में जाते थे, शारदा पीठ तक जाते थे। किसी में कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस समय तो अंग्रेजी नहीं थी। तो वो कौन सी भाषा में बोलते थे? तो संस्कृत एक लिंक लैंग्वेज थी, बोली भाषाएं अलग अलग थी, उसके जो ऑफिशियल वर्जन्स थे वो अलग अलग थे। इन सारे लिंक लैंग्वेजेस के आधार पर भारत में ज्ञान की भाषा के रूप में संस्कृत प्रस्तावित। चार्ल्स ट्रेवलियन ने एक ऑर्डर के आधार पर क्या किया, आप ठीक से समझिए तो आपको सरकारी सिस्टम में आज क्या होता है ये समझ में आएगा। एक ऑर्डर उसने निकाला कि कल से सारे स्कूलों में और सारे सरकारी कार्य में चलने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। आज रात को जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया ना, वैसे हुआ। और अचानक से कल से पूरा भारत अनपढ़ हो गया। ब्यूटीफुल ट्री पढ़ी है धर्मपाल जी की, आपको समझ में आएगा क्या हो। आचार्य धर्मपाल गांधीयन थिंकर, उनकी एक पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री, उसको पढ़िए। उन्होंने भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारत की शिक्षा का पतन कैसे हुआ। तो 3 इंस्ट्रूमेंट उन्होंने निकाले, क्योंकि मुझे समय में खत्म भी करना है और आपको पूछने के लिए कुछ समय भी देना है, फिर आगे गुरु प्रकाश जी को भी हमको सुनना है, इसलिए जल्दी अभी समाप्त करूंगा। 3 और इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ढूंढे और हर इंस्ट्रूमेंट का हमने अपने तरीके से उत्तर दिया। पहला इंस्ट्रूमेंट था इकोनॉमिक। यहाँ की ट्रेड और कास्ट बेस्ड, जिसको उन्होंने कास्ट कहा, कास्ट भी ओरिजिनली इंग्लिश शब्द नहीं है, भारतीय तो बिल्कुल ही नहीं है। कास्ट ये मूलतः पोर्चुगीज शब्द है। मूल शब्द है कास्ता। कास्ता, a profession defined by birth, that is called कास्ता। उसको उन्होंने भारत में अप्लाई कर दिया, वर्ण को उन्होंने कास्ट बना दिया। अब इसके आधार पर जब उन्होंने भारत का मैपिंग कर लिया तो उनको लगा कि भारत के प्रॉस्पेरिटी का मूल तो यहां पे है, और यदि ब्रिटिशों को इन पर राज करना है, क्रिश्चियनिटी का फैलाव भी करना है, इनके थिंकिंग को। और चार्ल्स ट्रेवलियन के बारे में एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैंने उसको पढ़ा है। He was convinced civilizationally that he has come to India with white man's burden. उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था। He was convinced कि भारतीय लोग पिछड़े हुए, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, शिक्षा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि से अनसिविलाइज्ड है, और इनको सिविलाइज करने का, इनको कल्चर सिखाने का जिम्मा हमारा है। इस विश्वास के साथ वो काम कर रहा था।
बहुत लंबा समय रहा है, मतलब भारत में प्राथमिक शिक्षा के इंट्रोडक्शन से लेकर हायर एजुकेशन के 1856 में इंट्रोडक्शन तक एक ही व्यक्ति उसके पीछे का ब्रेन है और वो चार्ज कर रहे हैं। हम बेकार में मैकॉले के पीछे पड़े रहे। लेकिन उन्होंने ये ढूंढा तो हमने उसका उत्तर ढूंढा जिसको हमने कहा स्वदेशी। उन्होंने जिस जगह पर आर्थिक हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पर, कम्युनिटी ट्रेड्स पर हमला किया, उसको बर्बाद करने का प्रयास किया, हमारी कृषि के आधारित जो भी सारी व्यवस्थाएं थी उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, वहां पे आंदोलन शुरू हुए, वहां पे संघर्ष हुए। हम लोग बहुत गलतफहमी में रहते हैं कि गांधी जी आने के बाद हमारे यहाँ पे सत्याग्रह शुरू हुआ। सॉरी, भारत में 2 पहले सत्याग्रह, मैं गुजरात में आकर बोल रहा हूँ, मुझे पता है लेकिन भारत में पहले 2 सक्सेसफुल सत्याग्रह जो हुए ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मैंने कहा मैं भारतीय डॉक्यूमेंट्स को अभी देखता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं मेरे। 2 सत्याग्रह ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो हुआ है, पहला 1810 में हुआ है, दूसरा 1811 में हुआ है, एक बनारस में हुआ है और एक आज के केरल में जो मलबार है वहां पे हुआ है। बनारस का जो है वो हाउस टैक्स के बारे में हुआ है, मलबार का जो हुआ है वो सॉल्ट टैक्स के बारे में हुआ है। और दोनों जगह पर लोगों ने जो डेली वेजेस पर, मतलब बिल्कुल जिनको हम कह सकते हैं कि दिन का कमाकर खाने वाले लोगों से लेकर सरकारी नौकरी तक, मतलब उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी तक काम करने वाले सब ने सत्याग्रह किया है, बहिष्कार किया है। विद इन 36 डेज ब्रिटिशों को हाउस टैक्स की पॉलिसी बनारस में वापस लेनी पड़ी। वही सॉल्ट टैक्स के बारे में। तो दूसरा संघर्ष स्वदेशी का है। मैं अभी जल्दी समाप्त करूंगा। मैं मतलब आपको एक एक कहानी, एक एक विषय पर उदाहरण देने लगूं तो मैं दिन भर भी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं भी थक जाऊंगा, आप भी सो जाओगे। तो उसका इंटरेस्टिंग बनाए रखना है तो आगे मुझे गुरु प्रकाश जी को बुलाना पड़ेगा। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट था उनका वो लीगल था। जहां जहां पे उनको लगा कि हम हथियारों से तो लड़ नहीं सकते, धर्म के आधार पर लड़ नहीं सकते, इकोनॉमिक आधार पर लड़ नहीं सकते, वहां पे उन्होंने लीगल इंस्ट्रूमेंट्स लाए। सारे ट्राइबल एरियाज आप देख लीजिए, जिसको आज एसटी कहा जाता है, वो सारे प्रॉब्लम्स और वहां के सारे संघर्ष जो शुरू हुए हैं वो आपको ध्यान में आएगा कि वो लगभग 1830 से लेकर 1880 1885 तक हुए। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट एक्ट आए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था वो फॉरेस्ट एक्ट था। और उसके बाद फिर उन्होंने उसके आधार पर एक्सक्लूजन के लिए इन सारी ट्राइब्स को लीगली नोटिफाई करना शुरू किया 1887 से 1887 से। क्या हो गया देखिए, उनको ध्यान में आ गया कि ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। जो नगरों में रहते हैं उनको तो हम बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और किसी दृष्टि से हमारे वश में कर, ये तो सीधा बो एंड एरो लेकर, तलवार लेकर इस तरीके से आते हैं। ये तो हमारे उनके जमीन पर भी नहीं पैर रखने देंगे, उनके धर्म को भी हस्तक्षेप नहीं कर देंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को भी नहीं। क्या कर दो, इनको बाकी सबसे अलग कर दो। आज भी हम क्या कहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। अरे भैया, आप ब्रिटिशों के गुलामी के कारण गुलाम बन के इस तरह से बैठने लगे हो कि कोई प्रोफेस कर रहा है, कोई सुन रहा है। ये तो चर्च का सिटिंग है ना, हमारा तो सिटिंग बॉल था, सब एक दूसरे को देख पाते हैं, वो भारतीय सिटिंग था। चर्च से प्रोफेसर आया जो क्रिश्चियनिटी को प्रोफेस करता है, तो ये सिटिंग भी वहीं से आया। तो आप ब्रिटिशों के गुलाम अभी भी मानसिक दृष्टि से हो, वो जनजातियों को भी गुलाम बनाना चाहते हो, मेन स्ट्रीम कहकर। सबसे लंबा और बड़ा संघर्ष जो किया वो उन्होंने किया। ब्रिटिशों को ये ध्यान में आया, इनको दूर रखना ज्यादा अच्छा है।
इनको अलग कर रहा है। ब्रिटिश जब भारत में आए तो 1494 संस्थान थे, 1494। अभी तक मुझे जो कहीं ना कहीं रेफरेंस में रिकॉर्ड में मिला है, ऐसे छोटे मोटे राज्य जो थे 1494। और जब हमको स्वतंत्रता मिली तो वल्लभ भाई पटेल ने कितने संस्थान मिला? 562 प्लस 3, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद 565। 1494 थे तो 565 क्यों बच गए? बाकी कहाँ गए? और 1494 थे तो इन सबके राजा थे, उन सबकी मिलिट्री थी, उन सबकी राजधानियां थी, उन सबकी एक ट्रेडिंग सेंटर था, उन सबका एक कल्चरल सेंटर था। वो सारे कहाँ चले गए? तो फिर भारत गांव का देश कैसे हो गया? एटलीस्ट 1494 तो नगर थे, तो भारत गांवों का कैसे हो गया? भारत गांवों का देश 1870 के बाद हुआ है। 1858 तक ब्रिटिशों ने लगभग 700 से 800 संस्थान बर्खास्त किए, अपने जिम्मे ले लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हड़प लिया और उस कारण से जो बेघर हुए, बेरोजगार हुए, अपने व्यापार, अपने पारंपरिक धंधे जो शहरों में करते थे वो सारे नष्ट हो गए और इस कारण वो फिर से अपने गांव की तरफ चले गए। जमीन पर बोझ बढ़ गया और इसके कारण हम देखते हैं 1870 के बाद सारे जो आंदोलन शुरू होते हैं वो कृषि आधारित आंदोलन, चाहे बिहार में इंडिगो का आंदोलन हो, चाहे और किसी का हो, सब आंदोलन जो है वो हम किसान आंदोलन जिसको कहने लगे। वो किसान आंदोलन नहीं थे। गोंडा छोटा सा राज्य था उस समय में उत्तर प्रदेश में। 8 साल का सबसे छोटा व्यक्ति जो मारा गया है 1857 के सारे स्वतंत्र समर में, वो 8 साल का राजपुत्र है गोंडा। और उस गोंडा में एक परिवार मुझे ऐसा मिला जहां पे एक भाई राजा के दरबार में मिलिट्री में था, एक भाई घर पे जमीन संभाल रहा था और एक भाई गांव के और शहर के बीच में व्यापार करता था। अब क्या हो गया देख लीजिए, ये जो जमीन पर था, खेती कर रहा था, वो तो वहीं पे था। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे ही 1857 में गोंडा उन्होंने जीत लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोंडा की एक तरीके से इनकैपेसिटेट कर दिया राजा को, पूरा शासन अपने हाथ में लिया, मिलिट्री बर्खास्त कर दी, उस पर टैक्सेस लगा दिए। तो ये जो व्यापार करने वाला था और मिलिट्री में था, दोनों वापस चले गए। अब जो एक खेती करने वाला होता, 3 खेती करने वाले हो गए। एक एग्रेरियन कम्युनिटी नाम से अलग कम्युनिटी क्रिएट हो गई। एक ही परिवार से 3 लोग अलग अलग व्यवसाय कर रहे थे, वो सारे अभी खेती पर निर्भर हो गए। जमीन पर ये बोझ बढ़ गया और अचानक भारत गांव में रहने वाला गरीब किसानों का देश रह गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये लीगल था। ये लीगल इंस्ट्रूमेंट ये सबसे खतरनाक था। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट ये शिक्षा का था। तो जैसे जैसे आर्थिक शोषण शुरू हुआ, हमने स्वदेशी का आंदोलन, धार्मिक शोषण शुरू हुआ, हमने स्वधर्म का आंदोलन, जैसे ही शिक्षा का इंस्ट्रूमेंट 1838 से शुरू हुआ, लेकिन 1856 में उसको एक उच्च शिक्षा का भी आधार मिला, तो वो स्व शिक्षा, स्व भाषा का आंदोलन। और जैसे ही लीगल एक्सप्लॉयटेशन, लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुए, तो हमने स्वराज का आंदोलन। स्वराज सबसे बाद में आया। हमने स्वराज को ही अपना सब कुछ मान लिया। 1908 में पहली बार स्वराज का उच्चारण लोकमान्य तिलक करते हैं। उससे पहले 2-3 बार आता है, लेकिन उससे पहले के सारे जो आंदोलन है वो दैशिक भाषा के हैं, दैशिक शास्त्र के हैं, दैशिक विज्ञान के हैं, दैशिक व्यवस्थाओं के हैं, इंडिजिनस सिस्टम, इंडिजिनस नॉलेज, हिंदू केमिस्ट्री, हिंदू पॉलिटिक्स, सारे विषय उसी समय लिखे गए, उनके आंदोलन है। सबसे अंतिम आंदोलन हमने लड़ा है वो राजनीतिक स्वतंत्रता का लिए लड़ा है, और दुर्भाग्य से हमने उसी को स्वतंत्रता संग्राम मान लिया। प्रॉब्लम वहां पे शुरू।
अंग्रेज जाकर हमको वहां पे अपनी सत्ता बिठानी है, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये जो अमेरिकन स्लोगन था उसको हमने इतना अपना मान लिया कि जैसे मानो माउंटबेटन जाके नेहरू वहां पे बैठ गए तो हमारा जीवन पूरा बदलने वाला है। हमने ये सोचा ही नहीं कि इसके पीछे की जो धार्मिक, आर्थिक, वैधानिक, शैक्षिक सोच नहीं बदलेगी तो केवल स्वराज से कुछ नहीं होगा। वो हुआ है क्या? इस 400 वर्ष के संघर्ष से हमको, हमारा संघर्ष किस लिए था और पिछले 75 वर्ष में हम कहां तक पहुंचे। बहुत सारे क्षेत्रों में पहुंचे भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसका मूल वैचारिक आधार जो था, उस वैचारिक आधार पर क्या हमने सही दिशा पकड़ी, सही दिशा में आगे बढ़े, ये प्रश्न पूछने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव है। ये सब बताने के लिए, मतलब पहला जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ढूंढने के लिए मैंने इतनी देर बकबक की कि हमने ये मनाना है। मतलब क्या है? तो हमारा संघर्ष का मूल आधार क्या था, उसका स्वरूप क्या था, और यदि हमको स्वराज मिला तो वो राज तो स्व का हो गया, लेकिन स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वतंत्र, इसको लेकर हमारी जो उस समय की भूमिका थी उसमें आज हम 75 वर्षों में कहाँ तक पहुँचे हैं, हाउ फार वी हैव ट्रैवल्ड इन दैट राइट डायरेक्शन, इन द राइट स्पिरिट, इसका असेसमेंट करने का एक मौका है। इस दृष्टि में हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये अमृत महोत्सव सही में अमृत काल होगा, क्योंकि जब तक इसका वैचारिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जब तक हम इसका सार अमृत नेक्टर नहीं निकालते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमारे सभ्यता के आधार पर इस वैचारिक संघर्ष में उनके हाथ में हथियार नहीं दे पाएंगे। वो मौका हमको 75 वर्ष ने दिया है, वो हम सही तरीके से लें और इस संघर्ष के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें। इसके लिए मैं मानता हूं कि ऐसे कार्यशाला अपने अपने स्तर पर भी हो, उसका आयोजन भी हो और इससे एक मंथन भी शुरू हो। मैंने जो कहा उसको अंतिम बात मत मानिए। मैंने जो संदर्भ दिए, जो प्रश्न उपस्थित किए, उनका उत्तर अपने संदर्भ खोज, स्थानिक स्तर पर उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसको, वो जो उत्तर मिले उसको कहीं ना कहीं वैचारिक वहाँ के डिबेट में, डिस्कशन में लेकर आइए। तो मैं मानूंगा कि ये जो कार्यशाला आयोजित हो रही है और उसमें मैं दिल्ली से आया हूँ, उसका सही मायने में उपयोग हुआ, हम सबको इसकी प्रेरणा मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत एक उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए आपका कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ श्री प्रफुल्ल केतकर जी। इस सभागार हम छोड़ेंगे, प्रथम सत्र का अंत हो उसके पूर्व कुछ सूचना आप सभी को देना चाहूँगा। समय की मर्यादा के कारण इस सत्र में हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे। आप सभी को पेन और पैड दिया गया है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सत्र दरमियान अपने क्वेश्चंस नोट करते जाइए। तीसरा जो सत्र रहेगा उसमें आप अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि सब इस नोट और पेन पैड का यूज़ करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें और अपने प्रश्न हैं वो भी नोट करें, तो हम थर्ड सेशन में आप सभी के प्रश्न ले पाएंगे। बाहर इस कार्यक्रम में आप सभी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कार्यशाला है, प्रफुल्ल जी ने भी कहा, और ये सत्र के अंत होने के बाद भी हमारे मन में कितनी जिज्ञासाएं होंगी, कुछ बातें हमको बतानी होगी। इसके लिए हमने आप सभी के रिव्यूज़ लेने के लिए दो प्रोफेशनल्स भी हमारी टीम में हैं। साक्षी जी हैं, साक्षी जी एक वक्त, साक्षी जी आप सभी का रिव्यूज़ लेंगी बाहर, और सेकंड सेशन के बाद भोजन का जो सत्र है उसके आसपास से वो शुरू करेंगी। और आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यशाला को लेकर आपके मन में जो जो रिव्यूज़ हो, वो आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ जो भी आपके मन में आता हो, साक्षी जी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। एक कैमरा होगा, एक डेडिकेटेड माइक एंकर है, तो आप सभी से प्रश्न पूछेंगी, तो आप सभी उनसे अपना रिव्यू अवश्य साझा करिए। भारतीय विचार मंच का उत्तम साहित्य का स्टॉल भी हमने बाहर लगाया हुआ है। विचार मंच पुस्तकों को बहुत कम
रेट से सेलिंग करता है, उसका कारण यह है कि भारतीय विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो आप सभी उस पुस्तक स्टॉल की भी मुलाकात लें। साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो लोग बाद में सीधे इस हॉल में आए, तो वो कंपलसरी अपना रजिस्ट्रेशन ये सत्र खत्म होने के बाद तुरंत करवाएं। इस परिसर में, इस सभागार में एंटर होने के लिए आई कार्ड मैंडेटरी है। सो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने किट में से आई कार्ड नहीं निकाले हो तो आई कार्ड निकाल कर आप पहन लीजिए और उस पर अपना नाम भी लिख दीजिए। ये सत्र जो है वो 8 से 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि 11:35 तक इस सभागार में वापस उपस्थित हो और हम सेकंड सेशन शुरू करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, टी ब्रेक है, आप चाय ले सकते हैं और 10 मिनट में, ठीक 10 मिनट में हम दूसरा सत्र शुरू करेंगे।